आगे हम शुरू करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड स्टैंडिंग वेव रेशियो। तो लिखिएगा आप रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड स्टैंडिंग वेव रेशियो एंड SWR स्टैंडिंग वेव रेशियो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा, हाँ, तो यहाँ से मैं शुरू करना जा रहा हूँ। तो देखिए, कोई एक वोल्टेज की वेवफॉर्म लिख रहा हूँ मैं Vx, उसके पार्ट बता रहा हूँ आपको। देखिएगा, V0 e⁻j बीटा x प्लस V0 ZL माइनस Z0 डिवाइडेड बाई ZL प्लस Z0 e⁻ -j बीटा x। ठीक है, यहाँ पर एक मैंने वेवफॉर्म लिखी है। ठीक है, हाँ, तो इस वेवफॉर्म के लिए देखिएगा, एक वोल्टेज की वेवफॉर्म है। तो ये है, इसको बोल रहे हैं हम इसका फॉरवर्ड पार्ट Vf, और इसको बोल रहे हैं इसका रिफ्लेक्टेड यानी Vr। ठीक है, फॉरवर्ड और रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इस वेवफॉर्म के, ठीक है, वोल्टेज वेवफॉर्म के लिए पार्ट बताएं। ये फॉरवर्ड है, ये इसका क्या है, रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है कि रिफ्लेक्टेड कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब ZL बराबर क्या होगा, Z0 होगा। अगर ZL बराबर Z0 हो जाएगा तो ये कंप्लीटली जीरो हो जाएगा और केवल क्या रहेगा वहाँ पर, फॉरवर्ड पार्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, अब जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट मैं यहाँ से डिफाइन कर रहा हूँ, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ से रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। यहाँ पर मैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है, इस तरीके से डिनोट कर रहा हूँ इसको, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बराबर, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ VR डिवाइडेड बाई VF। ठीक है, तो VR यानी ये पार्ट डिवाइडेड बाई दिस। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो V0 से, तो V0 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, देखिएगा, ZL माइनस Z0 डिवाइडेड बाई ZL प्लस Z0, और यहाँ पर आ जाएगा e⁻−2j बीटा x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से। हाँ, इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसको लिखा है। ठीक है, तो ये है मेरा यहाँ पर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आगे मैं लिख देता हूँ कि @x बराबर 0। ठीक है, @x बराबर 0, @x बराबर 0। ठीक है, @x बराबर 0 का मतलब है लोड। कहाँ पर, लोड पर मैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पर देखिएगा वो आएगा मेरे लिए, यानी यहाँ पर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा, ZL माइनस Z0 डिवाइडेड बाई ZL प्लस Z0, ZL माइनस Z0 डिवाइडेड बाई ZL प्लस Z0। ठीक है, क्योंकि x की जगह मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पर 0 डाल दिया, x की जगह 0 डाला, तो यहाँ पर आपको पता ही चल रहा है कि e⁻0 क्या होता है, 1 होता है। तो क्या लिखा गया है यहाँ पर कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बराबर क्या आएगा, ZL माइनस Z0 डिवाइडेड बाई ZL प्लस Z0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिएगा, हाँ, अब इसके लिए लिख लीजिएगा आप। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर एक बार दोबारा लिख देता हूँ, यानी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट लोड बराबर दिस, इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं ZL माइनस Z0 डिवाइडेड बाई ZL प्लस Z0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप, इसके लिए मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ, इसका कुछ मैग्नीट्यूड पार्ट होगा, ठीक है, यानी कुछ मॉड, और कुछ इसके लिए क्या होगा, एंगल होगा। आगे हम सॉल्यूशन करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी वहाँ से। ठीक है, यानी इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये क्या मेजर करता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, यानी यहाँ पर आप लिख लीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट यानी दिस सिंबल, इट मेजर्स मिसमैच between expected impedance, it measure mismatch between expected impedance Z0 and the actual impedance ZL on the load, यानी this measures mismatch between expected impedance Z0 and actual impedance ZL on the load। ठीक है, यानी उस मिसमैच को क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब देखिएगा, इसके बाद के अंदर मैं अगर लिखना चाहूँ, ये तो @ लोड पर मैंने यहाँ पर बात की, ऑन दी लोड।
अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ इसके लिए कि अगर जेड एल की जगह यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूँ जेड एक्स माइनस जेड नॉट डिवाइडेड बाई जेड एक्स प्लस जेड नॉट। ठीक है, ये तो लोड की जब बात कर रहा था तो यहाँ पर मैंने जेड एल लिखा, यहाँ पर मैं एक्स, ठीक है, तो एक्स यहाँ पर मैंने लिखा तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा जेड एक्स। यानी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिखिएगा आप। इसका मतलब क्या आप लिख लीजिएगा, इसके लिए मतलब क्या है तो आप लिखिए। ठीक है, इस तरीके से लिख लीजिएगा। हाँ, दिस मेजर्स, लिखिए दिस मेजर्स ऑफ मिसमैच बिटवीन expected impedance Z0 and the actual impedance ZX anywhere on the line, ठीक है, यानी ये है एनीवेयर ऑन द लाइन के लिए है। और पहले मैंने यहां पर जेड लिखा है तो वो कहां पर था, ऑन दी लोड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, हाँ, तो ये आपके लिए ये जनरल फॉर्मूला है जो कि दिमाग में रखना है। ज़्यादातर इस फार्मूले पर डिपेंडेंट कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, तो सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑन द लोड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो जेड एल माइनस जेड नॉट डिवाइडेड बाई जेड एल प्लस जेड नॉट। इस तरीके से आपको क्या रखना है, दिमाग में रखना है। ठीक है, अब आगे लिखिएगा। हाँ, एक नॉट लिख के लिख सकते हैं आप, पॉइंट लिख लीजिएगा नॉट लिख के। हाँ, इस तरीके से लिख लीजिएगा कि अगर मैं बात करूँ, हाँ, यहाँ पर देखिएगा एग्जामिनर कुछ भी बोल सकता है कि करंट के लिए रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या, वोल्टेज के लिए क्या। तो ये तो हमने बात किया वोल्टेज के लिए। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड जो मैंने इक्वेशन लिखी थी Vx वाली वो किसके लिए थी, वोल्टेज के लिए थी। तो अगर करंट के लिए पूछता है तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये आप डायरेक्टली इस तरीके से लिख लीजिएगा कि करंट के लिए रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट पूछे तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा हमने वहाँ पर बात किया था। ठीक है, पिछले कुछ वीडियोज के अंदर हमने बात की थी, किसके बारे में बात की थी, जब वहाँ पर हम रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पर हमने ई वेव और एच वेव के लिए हमने रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की बात की थी। तो वहाँ पर भी क्या डिफरेंस था, माइनस साइन का डिफरेंस था। उसी तरीके से यहाँ पर भी किसका डिफरेंस है, यहाँ पर माइनस साइन का डिफरेंस है। समझ में आ गया कि क्या है। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट किसके लिए, करंट के लिए, ये किसके लिए, वोल्टेज के लिए है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी करंट के लिए एग्जामिनर पूछेगा, तो इसके अंदर भाई ये सिंपली ये वोल्टेज के लिए मैंने लिखा, करंट के लिए पूछेगा तो क्या लगा देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट। आगे नेक्स्ट नोट के अंदर एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि मोड ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है। मोड ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूं मैं, मोड के। ठीक है, तो मोड ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है तो उसके लिए रेंज कहां से कहां तक हो जाएगी, इस तरीके से आप ये लिख लीजिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, हाँ, समझ में आ गया यहां से। ठीक है, आप इसके अंदर देखिएगा मैं क्या बोल सकता हूं, इसके अंदर आगे हम सॉल्यूशन करेंगे तब भी हमें पता चल जाएगा। और यहां पर भी हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, यहां पर देखिएगा भाई, जब भी मैं जेड एल और जेड नॉट को बराबर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो कंडीशन किस केस में आएगी, जीरो कंडीशन किस केस में आएगी, परफेक्टली मैच्ड लाइन के लिए। किसके लिए कंडीशन आएगी, ये परफेक्टली मैच्ड है। यानी जेड एल बराबर जेड नॉट है तो उसको क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर, मैच्ड कंडीशन बोल रहे हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसके लिए, ये किसके लिए, ये मैच्ड लाइन के लिए। आप लिख लीजिएगा मैच्ड लाइन। ठीक है, ये है आपकी मैच्ड लाइन। और यहाँ पर ये वन किसके लिए होगा, ये होगा कंप्लीटली मिसमैच्ड लाइन के लिए। किसके लिए होगा, कंप्लीटली मिसमैच्ड लाइन के लिए। यहाँ से समझ में आ रहा है इसकी वैल्यू क्या, यहाँ से मोड की कई बार पूछ ली जाती है। तो कहाँ से, 0 से 1, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको मोड की वैल्यू है, ध्यान रखना है इसके लिए। तो 0 तो क्या मैच्ड लाइन के लिए है, और यहाँ 1 किसके लिए, कंप्लीटली, लिख लीजिएगा कंप्लीटली मिसमैच्ड लाइन, कंप्लीटली मिसमैच्ड लाइन, कंप्लीटली मिसमैच्ड लाइन। समझ में आ गया कि क्या है। तो इस तरीके से ये पॉइंट आपको क्या रखना है, दिमाग में रखना। कई बार एग्जामिनर डायरेक्टली पूछ लेता है। ठीक है, आगे लिखिएगा। आगे हम बात कर रहे हैं, हाँ, आगे हेडिंग लिखिएगा, लिखिए फॉर केसेज ऑफ कंप्लीट मिसमैच्ड, फॉर FOUR, फॉर केसेज, लिखिएगा ऑफ कंप्लीटली मिसमैच्ड लाइन, कंप्लीटली मिसमैच्ड, फॉर केसेज ऑफ कंप्लीटली मिसमैच्ड लाइन।
ठीक है, 4 केसेस, मैं 4 स्टैंडर्ड केस बता रहा हूँ आपको कंप्लीटली मिसमैच लाइन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मिसमैच लाइन की मतलब क्या, कंप्लीटली मिसमैच लाइन का मतलब क्या है कि मोड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ मैं कि किसका मोड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या हो रहा है, यहाँ पर मोड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पर लिख देता हूँ कंप्लीटली मिसमैच लाइन का मतलब क्या है यहाँ पर कि मोड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट किसके बराबर, अगर वो 1 के बराबर है, ठीक है, तब उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कंप्लीटली मिसमैच लाइन बोलेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा, हम बात करते हैं 1 बाय 1 केसेस के बारे में बात करते हैं। तो लिखिएगा केस 1, केस 1 है, अगर जेडल को मैं लिख रहा हूं जे आर नॉट और जेड नॉट को लिख रहा हूं मैं आर नॉट, तो जे आर नॉट का मतलब क्या, इंडक्टिव लोड। क्या मतलब है इसका, मतलब इंडक्टिव लोड। ठीक है, इसके लिए वो ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालिएगा। तो यहां पर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अभी मैंने जनरल फॉर्मूला बताया, जेडल माइनस जेड नॉट अपॉन में जेडल प्लस जेड नॉट। ठीक है, हाँ, तो ये इसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूं, तो वैल्यू डालूंगा तो क्या आ जाएगा, ये जे आर नॉट माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई जे आर नॉट प्लस आर नॉट, यानी क्या बच गया है, जे माइनस 1 अपॉन में जे प्लस 1। ठीक है, अब इसके लिए आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन अगर इसके लिए हम करेंगे तो यहाँ से देखिएगा, इसको और जनरलाइज फॉर्म में बनाने का मतलब क्या है, इसको ऊपर नीचे जे माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आप ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिएगा, जे माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके और सॉल्यूशन कीजिएगा, क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा सॉल्यूशन कर लीजिएगा। अगर सॉल्यूशन करके, चलो बता देता हूँ मैं, ऊपर तो क्या बन गया, जे माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो जे माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2j डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा, जे स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, जे स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। यानी क्या बन गया, जे स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या माइनस का 2j और नीचे क्या हो जाएगा माइनस का 2, यानी क्या आ गया ये जे, क्या आ गया जे। तो इसके लिए यहाँ से मुझे पता चल गया, यहाँ से मुझे क्या पता चल गया है, यहाँ से पता ये चल गया है कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आया जे, तो इसके लिए हम मोड भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसको मोड निकालना चाहूँ तो मोड तो क्या हो जाएगा, या सिंपली इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मोड क्या हो गया 1 और एंगल कितना 90 डिग्री। समझ में आ गया क्या। तो स्टैंडर्ड जो हम फॉर्मेट लिख रहे थे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या लिखा था हमने, इस तरीके से लिखा था कि मोड और साथ में उसका एंगल ऑफ थीटा। तो यहाँ जे को क्या लिख सकता हूँ, यानी मोड तो 1 और एंगल ऑफ 90 डिग्री। समझ में आ गया कि क्या करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो ये एक केस तो ये हो गया हमारा, किसके लिए हो गया, ये कंप्लीटली मिसमैच लाइन, यानी जिसका मोड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या है, इसके लिए 1 है। साफ साफ यहाँ से आपको क्या चल रहा, पता चल रहा, क्लियर हुआ। ठीक है, आगे लिखिएगा केस सेकंड। केस सेकंड में लिखिएगा आप इंडक्टिव लोड की जगह हम बात करेंगे इस बार कैपेसिटिव लोड के बारे में। ठीक है, तो आप लिखिएगा केस सेकंड और यहां पर जेडल की जगह मैं कर देता हूं माइनस जे आर नॉट, यानी क्या हो गया, ये आपका कैपेसिटिव लोड। कौन सा लोड हो गया है, कैपेसिटिव लोड हो गया। ठीक है, हाँ, तो इसकी मैं बात करता हूं इस केस में। तो सेम आप भी सॉल्यूशन कीजिएगा, आप खुद भी सॉल्यूशन कीजिएगा, आप पुट करके पता कीजिएगा कि इस बार क्या आएगा। ठीक है, तो यहां से देखिएगा, यहां पर सीधा ही रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बराबर वही फॉर्मूला जेडल माइनस जेड नॉट अपॉन जेडल प्लस जेड नॉट। इसके अंदर वैल्यू डाल रहा हूं मैं माइनस जे आर नॉट माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई माइनस जे आर नॉट प्लस आर नॉट। ठीक है, क्या बचा, माइनस जे माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस जे प्लस 1। जैसा मैंने अभी बताया सेम उसी तरीके से आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, सेम उसी तरीके से आपको इसका भी सॉल्यूशन करना है, जैसे अभी बताया था। अभी मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, तो डायरेक्टली लिखूंगा तो इसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो वो आएगा माइनस जे। क्या आएगा, माइनस जे आएगा इस बार। तो माइनस जे आएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस जे आएगा तो क्या लिख सकते हैं, 1 एंगल ऑफ माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो यानी मोड तो क्या हो गया, इसके लिए मोड देखोगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और एंगल देखा तो हमने क्या, एंगल ऑफ माइनस 90 डिग्री। क्लियर हुआ, समझ में आया कि क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी क्या है, कंप्लीटली मिसमैच लाइन का एक केस है। समझ में आ गया कि क्या है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट केस के बारे में। तो लिखिएगा केस 3 लिखिएगा, जेडल बराबर है 0 और जेड नॉट बराबर है आर नॉट। 0 का मतलब क्या है, यहां पर शॉर्ट सर्किटेड लाइन। 0 का मतलब क्या है, यहां पर
शॉर्ट सर्किटेड लोड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। किसकी बात कर रहा हूँ? शॉर्ट सर्किटेड लोड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, सॉल्यूशन करते हैं हम। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बराबर ZL माइनस Z0 डिवाइडेड बाई ZL प्लस Z0। तो ZL की जगह देखिए क्या डाल देंगे? 0 डाल देंगे। तो 0 माइनस R0 डिवाइडेड बाई 0 प्लस R0। तो क्या आ गया आपके लिए? -1, ठीक है। -1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 एंगल ऑफ 180 डिग्री। क्या लिख सकते हैं? 1 एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो साफ साफ पता चल रहा है कि मोड तो क्या 1 और एंगल क्या? एंगल 180 डिग्री। समझ में आ गया? क्लियर हो गया पॉइंट? इस तरीके से ये भी क्या है? स्टैंडर्ड केस है। देन लिखिएगा, हम बात करते हैं केस 4 की, ओपन सर्किटेड लाइन के लिए। आप चेक कर लीजिएगा, यानी ओपन सर्किटेड कर देते हैं इस बार। यानी हम क्या करते हैं इस बार? ZL को डाल देते हैं हम इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है ओपन सर्किटेड, ठीक है, ओपन सर्किटेड लॉड। और Z0 को मैं क्या लेके चल रहा हूँ? R0। तो वही रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या? ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस Z0। इसमें वैल्यू डाल दीजिएगा कॉमन लेके, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या कर लूँगा इसके अंदर भाई, अगर ZL की जगह मैं इनफाइनाइट डालूंगा तो सबसे पहले तो मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन लेना पड़ेगा? ZL कॉमन ले लेता हूँ मैं सबसे पहले। तो ZL मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा? 1 माइनस Z0 डिवाइडेड बाई ZL। और नीचे भी मैं ZL कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? 1 प्लस Z0 डिवाइडेड बाई ZL। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब यहाँ ZL से ZL कैंसिल हो गया। अब आप इसकी जगह इनफाइनाइट डाल दीजिएगा। ये क्या हो जाएगी? ये वैल्यू Z0 बाई ZL क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। Z0 बाई ZL क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 बराबर क्या होगा? यूनिटी यानी 1, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? 1 एंगल ऑफ, यानी दिस इज नथिंग बट 1 का मतलब 1 एंगल ऑफ 0 डिग्री। समझ में आ गया कि क्या करना? तो इस तरीके से ये क्या है, मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं 4 स्टैंडर्ड केसेज बताए, ठीक है, कंप्लीटली मिसमैच लाइन के लिए, ठीक है। इस तरीके से एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है। और कई बार एग्जामिनर दे देगा आपको, वैल्यू दे देगा, ZL की वैल्यू दे देगा, Z0 की वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आप क्या कीजिएगा? कैलकुलेट कीजिएगा। तो आप इजीली इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल के आप क्या कर सकते हैं? आप इजीली क्या कर सकते हैं? इसको सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो इस तरीके से आपको रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। ऑन द लोड, एनीवेयर ऑन द लाइन, ठीक है। और उसके बाद में क्या, जो 4 स्टैंडर्ड केस बताए मैंने, वो स्टैंडर्ड केसेस के बारे में आपको क्या रखना है? यहाँ पर दिमाग में रखना है, ठीक है। चारों स्टैंडर्ड केसेस के बारे में भी क्या रखना है? आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो कई बार पूछ ले जाते हैं, ठीक है। और आपको रेंज का भी पता रखना है कि रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, क्योंकि वो भी कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम्स में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं स्टैंडिंग वेव रेशियो के लिए। स्टैंडिंग वेव रेशियो, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव रेशियो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम शुरू करते हैं। सेम वही इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ से सबसे पहले मैं, ठीक है। यानी Vx बराबर V0 e की पावर j बीटा x प्लस V0 ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस Z0, ठीक है, e की पावर माइनस j बीटा x। कोई दिक्कत नहीं। सेम वोल्टेज वेवफॉर्म है जो, इसके लिए मैंने क्या लिखी है यहाँ पर? एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी है, ठीक। आगे देखिएगा, हाँ। तो Vx बराबर V0 e की पावर j बीटा x प्लस V0, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, अभी मैंने ये लिखा था थोड़ी देर पहले, इसकी जगह, यानी इसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? इसको रिप्लेस कर दिया मोड और एंगल से, और ये अपनी जगह है e की पावर माइनस j बीटा x। कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिएगा Vx बराबर V0 e की पावर j बीटा x प्लस V0, और ये मोड ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, एंगल ऑफ थीटा को लिख सकता हूँ e की पावर j थीटा। एंगल ऑफ थीटा का मतलब क्या होता है? e की पावर j थीटा, और ये अपनी जगह e की पावर माइनस j बीटा x। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं आगे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि Vx बराबर V0 e की पावर j बीटा x प्लस V0 मोड ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, और इसकी जगह ये क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर लिख सकता हूँ j को मैं यहाँ पर कॉमन ले लूँ तो माइनस बीटा x प्लस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से इसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, माइनस बीटा x प्लस थीटा। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, आगे हम बात करते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, Vx के मॉड की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। तो यहाँ से देखिएगा, इस इक्वेशन से आगे मैं लिख रहा हूँ, हाँ, यहाँ पर देखिएगा Vx, ठीक है, मोड, इसकी मैक्सिमम वैल्यू को मैं लिख रहा हूँ V मैक्स, और वो जो V मैक्स जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी, वो होगी
वी नॉट प्लस वी नॉट मॉड ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। कब होगी ये कब होगी? जब व्हेन दे आर इन फेज, जब ये इन फेज में होगा, ठीक है, क्योंकि ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड पार्ट है इसका, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड पार्ट है। तो ये वी मैक्स कब मिलेगा, यानी वी नॉट प्लस वी नॉट मॉड ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ये कब मिलेगा? जब ये पार्ट क्या होंगे, इन फेज, व्हेन दे आर इन फेज। लिख सकते हैं आप, व्हेन दे आर इन फेज, ठीक है, व्हेन दे आर इन फेज। इन फेज के कंडीशन अगर मैं लिखना चाहूं तो देखिएगा क्या है इन फेज के लिए, मैंने ये बोला, यानी इसका, हाँ, यहाँ पर एंगल देखिए क्या, e की पावर j बीटा एक्स, यानी एंगल इसके लिए होगा बीटा एक्स, ठीक है, माइनस, और इसके लिए क्या, माइनस बीटा एक्स प्लस थीटा, ठीक है, यानी यहाँ बीटा एक्स देन माइनस दिस। अगर इन दोनों का डिफरेंस बराबर है 2n पाई के, वेर n बराबर 0 1 2 so on, ठीक है, n बराबर 0 1 2 so on, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन फेज के लिए मैंने यहां पर कंडीशन लिखी है, इन फेज के लिए क्या लिखी है मैंने यहां पर, कंडीशन लिखी है। क्या कंडीशन लिखी है? इस तरीके से कि भाई साहब ये क्या है यहां पर कि वी एक्स का मोड बराबर वी मैक्स, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, कब होगी, जब ये इन फेज में होगी। इन फेज में कब? तो यहां पर देखिएगा इसका एंगल दिस और दिस के बीच में के अंदर क्या, 2n पाई, इनके बीच में 2n पाई का जब डिफरेंस है, और n की जगह 0 1 2, ठीक है, तब इसको क्या बोलेंगे हम, इन फेज बोलेंगे, और तब यहां पर v की मैक्सिमम वैल्यू हमें ये मिलेगी, ठीक है। हाँ, तो अब देखिएगा यहां से मैं क्या कर रहा हूं, v की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो इसको हम यहां पर इसको बोलेंगे, आप इसको इस तरीके से लिख लीजिएगा। यहां पर देखिएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं, ये बीटा एक्स यहाँ माइनस अंदर डाला तो माइनस माइनस प्लस बीटा एक्स, और ये माइनस थीटा बराबर 2n पाई, तो ये हो गया 2 बीटा एक्स बराबर क्या हो गया, 2n पाई प्लस थीटा। यहाँ x की जगह मैं लिख देता हूँ x मैक्स, x की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, x मैक्स, ठीक है, इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला भी आपको दिमाग में आप रख सकते हैं इसको भी, ठीक है। ये किसको इंडिकेट कर रहा है आप लिख लीजिएगा, नीचे लिख लीजिएगा कि ये पोजीशन ऑफ वोल्टेज मैक्सिमा, आप लिखिएगा पोजीशन ऑफ वोल्टेज मैक्सिमा। आगे क्वेश्चन करूंगा तो वहां से और क्लियरिटी आएगी कि इसका मतलब क्या है, किस तरीके से इसको यूज करना है, ठीक है। तो इसके लिए लिखिएगा ये क्या है, किसको डिफाइन कर रहा है, यानी ये लिख के और इसके नीचे लिख लीजिएगा पोजीशन ऑफ वोल्टेज मैक्सिमा और पोजीशन ऑफ इंपीडेंस मैक्सिमा और पोजीशन ऑफ करंट मिनिमा। पोजीशन ऑफ वोल्टेज मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ इंपीडेंस मैक्सिमा, क्योंकि इंपीडेंस मैक्सिमम तो वोल्टेज मैक्सिमम, इंपीडेंस मैक्सिमम तो करंट क्या, मिनिमम। तो यहां पर इसको ध्यान में रखना है, किसके लिए लिखा है मैंने ये, पोजीशन ऑफ वोल्टेज मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ इंपीडेंस मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ करंट मिनिमा, जो कि आपको डायरेक्टली क्या रखना है, दिमाग में रखना है, ठीक है। आगे लिखिएगा आप, आगे बात करते हैं। हाँ, ये नोट हो गया। आगे देखिएगा, आगे मैं इसको चेंज कर रहा हूं यहां पर मिनिमा के लिए, ठीक है, यानी इसके लिए मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो जैसे यहां पर मैंने प्लस, यहां पर देखिए मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यहां पर जब मैं माइनस लगा दूंगा, यहां पर क्या लगा रहा हूं मैं, माइनस लगा रहा हूं। जैसे ही मैंने माइनस किया तो यहां पर मिनिमा हो जाएगा। व्हेन दे आर इन फेज की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आउट ऑफ फेज, ठीक है, वी मिनिमा, तो ये हो जाएगा आउट ऑफ फेज। और उस टाइम पर जो यहां पर जो डिफरेंस होगा, ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस होगा, वो होगा 2n+1 पाई का, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर मैंने क्या लिखा है, यहां पर देखिएगा आप, कुछ भी नहीं किया मैंने। नेक्स्ट केस के अंदर मैं मिनिमम वैल्यू चाह रहा हूं वोल्टेज की, तो मिनिमम वैल्यू के लिए मैंने इस तरीके से लिखा, यानी व्हेन दे आर आउट ऑफ फेज, ठीक है। तो यहां पर आउट ऑफ फेज का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो इस तरीके से होना चाहिए, 2n+1 ब्रैकेट में 1 पाई का, ठीक है। अब देखिएगा इसके लिए भी हम सोल्यूशन कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, यहां पर देखिएगा, इसको मैं डायरेक्टली इस तरीके से लिख देता हूं जैसे अभी लिखा था, 2 बीटा एक्स, और यहां मिनिमम लिख दिया जाएगा, और बराबर 2n+1 इंटू पाई प्लस थीटा, इस तरीके से लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एज इट इज क्या रखना है, दिमाग में रखना है। इसके लिए भी आप लिख लीजिएगा नीचे कि पोजीशन ऑफ वोल्टेज मिनिमा, पोजीशन ऑफ वोल्टेज मिनिमा, पोजीशन ऑफ करंट मैक्सिमा एंड पोजीशन ऑफ
इम्पिडेंस मिनिमा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या रखना है, इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, पूछ लिए जाते हैं कई बार, तो इन चीज़ों को आपको क्या रखना है, यहाँ पर दिमाग में रखना। अब देखिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर SWR के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा स्टैंडिंग वेव रेशियो। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव रेशियो यहाँ पर मैं बात करता हूँ VSWR के बारे में। VSWR, तो VSWR को क्या पढ़ेंगे हम, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। क्या पढ़ेंगे, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Vmax डिवाइडेड बाई Vmin। Vmax डिवाइडेड बाई Vmin, इसके लिए फॉर्मूला क्या बन गया, Vmax डिवाइडेड बाई Vmin। तो अभी हमने जो वैल्यू निकाली थी Vmax के लिए, वो वैल्यू डाल दीजिएगा इसके अंदर। Vmin की वैल्यू निकाली थी, वो Vmin की वैल्यू डाल दीजिएगा। तो अभी Vmax के लिए क्या आया था, V0 प्लस V0 मॉड ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई V0 माइनस V0 मॉड ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैंने ये वैल्यू बताए, यानी यहाँ पर VSWR क्या है, Vmax डिवाइडेड बाई Vmin। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि VSWR बराबर क्या हो गया, 1 प्लस मोड ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ध्यान देना 1 प्लस मोड ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई 1 माइनस मोड ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो ये यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको दिमाग में रखना है यहाँ से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसके लिए आ गया आपका, VSWR के लिए क्या बन चुका है, ये फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली क्या रखना है, दिमाग में रखना है। ठीक है, VSWR के लिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसके लिए वही है, रेंज की बात कर लेते हैं। अगर रेंज के लिए बात करनी है तो आप देख लीजिएगा कि रेंज की किस तरीके से VSWR की बात कर रहे हैं हम। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा हमने पढ़ा था इसके बारे में, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट के मोड की रेंज अभी मैंने बताई थी आपको। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट के मोड की रेंज कहाँ से कहाँ तक थी, ये रेंज थी इस तरीके से, ये कंप्लीटली मैच्ड के लिए थी, ये कंप्लीटली मिसमैच्ड के लिए थी। ये मैच्ड लाइन की कंडीशन थी, ये क्या थी, परफेक्टली, ये तो थी परफेक्टली मैच्ड, ये क्या थी आपकी, कंप्लीटली मिसमैच्ड की कंडीशन थी। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, अगर इसके अंदर मैं जीरो वैल्यू डाल दें, यानी बिल्कुल मैच्ड कंडीशन वाली वैल्यू डाल दूं, तो अगर जीरो में यहां पर डालूंगा तो VSWR कितना होगा, अगर जीरो डालूंगा तो VSWR की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, जो कि आपको साफ साफ पता चल रहा है। यानी मोड ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जब है जीरो, तो आपको यहां से VSWR क्या मिल रहा है, VSWR इस फॉर्मूले से आपको साफ साफ पता चल रहा है क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है ना। और ऐसे ही अगर मोड ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू आप डाल दीजिएगा, यहां पर क्या डाल दीजिएगा, 1 डाल दीजिएगा। ठीक है, अगर यहां पर 1 डालेंगे तो VSWR कितना मिलेगा इस केस के लिए, इस केस के लिए आप VSWR देख लीजिएगा, VSWR कितना मिल रहा है इस केस के लिए, इनफाइनाइट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट मिल रहा है। समझ में आ गया कि क्या करना है। ठीक है, तो यहां से ये कई बार रेंज पूछ ली जाती है। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया, रेंज का पता चल गया, क्या पता चल गया कि यहां से जो VSWR है साफ साफ पता चल रहा है कि यहां से लेके भाई जीरो के लिए इसकी वैल्यू 1 है और 1 के लिए इसकी वैल्यू क्या, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो यहां से इसके लिए आपको रेंज की पता चल गया कि यहां पर अगर रेंज की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से इसकी ये रेंज मिल गई है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो यहां से आपको रेंज का क्या चल चुका, पता चल चुका है। ठीक है, तो इस चीज को आपको क्या रखना है, यहां से दिमाग में रखना है। तो कई बार डायरेक्टली रेंज पूछ ली जाती है। ठीक है, अब देखिएगा, हाँ, इनको नोट लिख के दोनों फॉर्मूले एक साथ लिख लीजिएगा आप, नोट लिख के दोनों में आपस में रिलेशन, तो आप सिंपली लिख लीजिएगा ऐसे कि SWR बराबर 1 प्लस मोड ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई 1 माइनस मोड ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। सीधा आपको क्या रखना है, इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, देन अगर मोड ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट अगर आपको निकालना हो तो क्या करना है, इधर उधर आप मल्टीप्लाई करके, इधर उधर मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल दीजिएगा। अभी मैं इसकी वैल्यू को डायरेक्ट लिख देता हूं, यानी SWR माइनस 1 डिवाइडेड बाई SWR प्लस 1। ठीक है, SWR यानी स्टैंडिंग वेव रेशियो, जो कि आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, यानी एक चीज गिवन होगी, दूसरी चीज आपको कैलकुलेट करनी होगी, तो आप इजीली इन फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसके लिए सॉल्यूशन कर सकते हैं इजीली। ठीक है, हाँ, तो यहां से आप रेंज के लिए भी लिख लीजिएगा, यहां से यहां पर लिख देते हैं हम आगे कि अगर SWR की बात कर रहा है तो अगर रेंज की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से, और यहां पर इसकी बात कर रहा है, ठीक है, तो इसकी बात कर रहा है तो इस तरीके से आप लिख लीजिएगा कि कहां से कहां। ठीक है,
समझ में आ गया कि क्या है। तो इस तरीके से इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये मोड की रेंज लिखी है मैंने, यहाँ पर ये SWR की रेंज लिखी है। डायरेक्टली आपको क्या रखना है, दिमाग में रखना। तो कई बार यहाँ से क्या पूछ ले जाते हैं, क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, वैल्यू देगा, पुट करेगा, ठीक है। और आप इजीली क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको क्या रखना है, दिमाग में रखना है, ठीक है। क्लियर हुआ, हाँ। तो समझ में आई, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बताई हैं। यहाँ पर किसके बारे में, आपको यहाँ पर सबसे पहले मैंने बताया रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट के बारे में, तो उसके बारे में आपको दिमाग में रखना, फॉर्मूला दिमाग में रखना। इंपॉर्टेंट ये है कि फॉर्मूला आप दिमाग में रखिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आप सोल्यूशन कर सकते हैं। और देन यहाँ पर मैंने स्टैंडिंग वेव रेशियो के बारे में बताया, अगेन उसके लिए फॉर्मूला दिमाग में रखना। और जो स्टैंडर्ड, जो ये पॉइंट मैं लिख के बता रहा हूँ कि नोट के अंदर की ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये आपको डायरेक्टली क्या करने हैं, लर्न करनी है, इसको डायरेक्टली लर्न करनी है। समझ में आया। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।